ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, क्रतु चैनल पर आपका स्वागत है। चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय के पहले 44 श्लोक तक मैंने 4 वीडियोस बना के चैनल पे अपलोड किए हैं। मंगलाचरण, उपोद्घात, आयुर्वेद पदार्थ और उपक्रमोपसंहार। मुझे आशा है कि आपने ये देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप पहले इन वीडियोस को देखें, क्योंकि इनमें जो विषय मैंने विस्तार के साथ बताए हैं उनका जिक्र आगे भी आने वाला है। आयुर्वेद संहिताओं की रचना तंत्र, स्थान, अध्याय, प्रकरण और सूत्र इस प्रकार की होती है। आयुर्वेद तंत्र का विषय जिस प्रकार से आयु है, उसी प्रकार तदंतर्गत हरेक स्थान का एक विषय होता है। स्थान के नाम से स्थान का विषय समझ में आता है। जिस प्रकार शारीर स्थान का विषय शरीर है, चिकित्सा स्थान का विषय चिकित्सा है। स्थान के विषय से संबद्ध जो उपविषय होते हैं वह स्थानांतर्गत अध्यायों में वर्णन किए जाते हैं। अध्याय के विषय से संबद्ध उपविषय अध्यायांतर्गत प्रकरणों में, प्रकरण के विषय से संबद्ध उपविषय सूत्रों में वर्णन किए जाते हैं। सूत्र इस शब्द का अर्थ है संक्षिप्त वर्णन। संक्षिप्त होते हुए भी वह स्पष्टार्थक होता है। सूत्र यह पद व्यापक नियम इस अर्थ से भी है। हर एक सूत्र का अपना एक विषय अथवा अधिकार हो सकता है। जिस प्रकार हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम, इस सूत्र का विषय तंत्र का उद्देश्य ऐसा है। शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम, इस सूत्र का विषय आयु, यह जो उद्देश्य है उसका तटस्थ लक्षण इस प्रकार का है। अनेक सूत्रों का एक विषय यह भी हो सकता है। जिस प्रकार उपोद्घात प्रकरण में एक से अधिक सूत्रों में प्रवृत्ति निमित्त बताया गया है। एक विषय प्रतिपादन करने वाले सूत्र प्रकरण के अर्थ से संबद्ध होते हैं। एक विषय से संबद्ध सूत्रों को अपनी अर्थपूर्ति के लिए अन्य सूत्रों की अपेक्षा रहती है। इस प्रकार के एक विषय संबद्ध साकांक्ष सूत्रों से प्रकरण बनता है। प्रकरण में जो सूत्र होते हैं उनमें एक वाक्यता रहती है। सूत्रों से जैसे प्रकरण होता है, उसी प्रकार एक विषय से संबद्ध साकांक्ष प्रकरणों का अध्याय होता है। एक विषय से संबद्ध साकांक्ष अध्यायों का स्थान होता है। एक विषय से संबद्ध साकांक्ष स्थानों से तंत्र बनता है। अध्यायांतर्गत जो प्रकरण रहते हैं उनका विषय उस अध्याय के विषय से संबद्ध होता है। स्थानांतर्गत जो अध्याय होते हैं उनके विषय स्थान के विषय से संबद्ध होते हैं। तंत्रांतर्गत जो स्थान होते हैं उनके विषय तंत्र के विषय से संबद्ध होते हैं। तंत्र के उपक्रम से पहले तंत्र का विषय अथवा उद्देश्य बताया जाता है। उसी प्रकार हर एक स्थान के पहले अध्याय में उस अध्याय के विषय के उपक्रम से पहले उस स्थान का उद्देश्य अथवा विषय बताया जाता है। सूत्र इस शब्द का वाच्यार्थ धागा ऐसा है। सूत्र स्थान के 29 और 30 यह जो संग्रहाध्याय है उनके विषय में चरक में बताया है। यथा सुमनसाम सूत्रम संग्रहार्थम विधीयते संग्रहार्थम तथार्थानाम ऋषिणा संग्रह कृतः। यह अर्थ सूत्र स्थान के लिए भी उपयुक्त है। सभी फूलों को एक साथ पिरो के माला तैयार करने के लिए जिस प्रकार से धागा उपयुक्त होता है, उसी प्रकार से जिस स्थान में संपूर्ण तंत्रांतर्गत सभी विषयों को संक्षिप्त रीत्या एकत्र किया जाता है उस स्थान को सूत्र स्थान कहते हैं। सुश्रुत संहिता में भी यही बताया है। सूचनात् सूत्रणाच्चैव सवनाच्च अर्थ संततेः सूत्र स्थानम प्रचक्षते। सूत्र स्थान को श्लोक स्थान ऐसा भी कहा जाता है। श्लोक धातु का अर्थ संघात यह है।
जहां निबिड़ अथवा संहत रूप में रचना होती है उसे श्लोक कहते हैं। उसी प्रकार से संहत रचना के कारण सूत्र स्थान को श्लोक स्थान कहा जाता है। श्लोकार्थः संग्रहार्थश्च श्लोक स्थानम अतस्मृतम। इस प्रकार सूत्र स्थान अथवा श्लोक स्थान में संपूर्ण तंत्र का संक्षेप होने के कारण इस स्थान के प्रथमाध्याय में जो उद्देश्य बताया गया है वह संपूर्ण तंत्र का उद्देश्य होता है। सूत्र स्थान के पहले अध्याय के श्लोक क्रमांक 44 से लेकर श्लोक क्रमांक 63 तक सूत्र स्थान का अर्थात चरक प्रति संस्कृत अग्निवेश तंत्र का उद्देश्य बताया गया है। सूत्र स्थान के 30 क्रमांक के अध्याय में तंत्रार्थ दश प्राकरणिक है ऐसे बताया गया है। वह दश प्राकरणिक तंत्रार्थ यहाँ कारण और कार्य इन दोनों महाप्रकरणों में विभक्त किया गया है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, इस श्लोक से कारण इस महाप्रकरण का उपक्रम किया है और इत्युक्तम कारणम इस श्लोक से उपसंहार किया गया है। इस महाप्रकरण में 5 बार कारण यह पद आया है। 53वें श्लोक में कार्यम धातु साम्यम इहोच्यते, इस प्रकार से कार्य इस महाप्रकरण का उपक्रम किया है और 63वें श्लोक में साधनम न तु असाध्यानाम व्याधीनाम उपदिश्यते, इससे उपसंहार किया है। महाप्रकरण का अर्थ होता है मुख्य प्रकरण। इस मुख्य प्रकरण के अंतर्गत जो प्रकरण आते हैं उन्हें गौण अथवा अवांतर प्रकरण ऐसे कहा जाता है। कारण और कार्य इन 2 महाप्रकरणों के अंतर्गत जो अवांतर प्रकरण आते हैं उनकी प्रवृत्ति उद्देश्य लक्षण परीक्षा इस प्रकार की ही है। कारण यह जो पहला महाप्रकरण है उसके अंतर्गत 5 अवांतर प्रकरण हैं। वृद्धि कारण, सामान्य, ह्रास हेतु विशेष, सामान्य और विशेष इन दोनों की प्रवृत्ति, आयुर्वेद का अधिकरण कार्यदेश और कर्ण अर्थात भेषज द्रव्य और उसके गुण। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु। इस श्लोक में सामान्य, विशेष और प्रवृत्ति इन 3 गौण प्रकरणों का उद्देश्य बताया है। वृद्धि कारण, ह्रास कारण और दोनों की प्रवृत्ति युक्ति। अगर देखा जाए तो इसमें संपूर्ण चिकित्सा का ही निर्देश हो गया है। सामान्य में एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्ययः। इस श्लोक में सामान्य और विशेष इनका लक्षण बताया है। एकत्वकर अर्थात समानता निर्माण करने वाला, तुल्यार्थता अर्थात जिनके समान विषय होते हैं यह सामान्य का लक्षण है। पृथक्त्वकृत अर्थात भिन्नत्व उत्पन्न करने वाला और विपर्यय अर्थात तुल्यार्थता से विपरीत अतुल्यार्थता, असमान विषय होना, यह विशेष का लक्षण है। कारण महाप्रकरण का तीसरा गौण प्रकरण है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति यह संज्ञा चिकित्सा इस अर्थ से ही प्रयुक्त होती है। प्रवृत्तिस्तु चेष्टा कार्यार्था सा एव क्रिया कर्म यत्नः कार्य समारंभश्च। धातु साम्य यह कार्य उत्पन्न करने के लिए की हुई चेष्टा, क्रिया, कर्म, यत्न, कार्य समारंभ यह प्रवृत्ति है अर्थात सामान्य और विशेष इनकी योजना। यह चिकित्सा जिस आश्रय से प्रवृत्त होती है वह चिकित्सा का अथवा आयुर्वेद का अधिकरण। यह कारण महाप्रकरण का चौथा गौण प्रकरण है। सत्वम आत्मा शरीरंच त्रयमेतत् त्रिदंडवत् लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् स पुमांश्चेतनं तच्चाधिकरणं स्मृतं वेदस्यास्य तदर्थं ही वेदोयं संप्रकाशितः। सत्व, आत्मा और शरीर ये तीनों त्रिदंड के समान है। उनके संयोग से लोक स्थिति है। इसी संयोग पर सर्व स्थित है। इस संयोग को पुमान कहा गया है। वह पुमान ही इस वेद का अधिकरण है। उसके लिए ही यह वेद प्रवृत्त हुआ है। कारण महाप्रकरण का 5वां गौण प्रकरण है करण। करण का लक्षण विमान स्थान में दिया है। करणम पुनस्तत् यद उपकरणाय उपकल्पते कर्तुः कार्याभिनिर्वृत्तौ प्रयतमानस्य। कार्योत्पत्ति के लिए प्रयत्न करने वाला जो कर्ता होता है उसे उपकरण रूप में जो उपयुक्त होता है उसे करण कहा जाता है। धातु साम्य यह कार्य उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करने वाला जो वैद्य
उसको भेषज यह उपकरण स्वरूप है, इसलिए भेषज यही करण है। यह भेषज आश्रय रूप द्रव्य और तदाश्रित धर्म इस स्वरूप में जाना जाता है। इसलिए समवायी कारण द्रव्य, निश्चेष्ट कारण गुण और क्रियारूप कारण कर्म इस स्वरूप में करण का वर्णन किया है। खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, यह द्रव्य का उद्देश्य है। सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादय गुणा प्रोक्ता, यह गुण का उद्देश्य है। प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते, यह कर्म का उद्देश्य है। इससे पहले चरक संहिता का उपोद्घात जब हमने जाना तब उपोद्घात का एक लक्षण जाना था, स्थानं निमित्तं वक्ता च श्रोता श्रोतृ प्रयोजनम संबंधादि अभिधानं च उपोद्घातस्य उच्यते। इसके अतिरिक्त उपोद्घात के अन्य भी लक्षण हैं। उनमें से एक है प्रतिपाद्यम अर्थम बुद्धौ संगृह्य प्रागेव तदर्थम अर्थांतर वर्णनम। दूसरा है प्रकृतार्थ सिद्ध्यानुकूल चिंता विषय। आगे जो विषय बताया जाएगा अथवा जिस विषय का विवेचन अभी शुरू है उस विषय के यथायोग्य ज्ञान के लिए पहले कोई अलग विषय वर्णन किया जाता है, उसे उपोद्घात कहते हैं। उपोद्घात रूप में जो यह अन्य विषय बताया जाता है उसे जानने से प्रकृत अर्थात जो अभी बताया जा रहा है वह विषय जानने में सहाय होता है। यहाँ प्रकृति विषय है द्रव्य गुण कर्म रूप भेषज। उस भेषज का उद्देश्य बता के अब लक्षण कहने से पहले लक्षणों के अर्थ जानने के लिए उपोद्घात स्वरूप समवाय वर्णित है। समवायो अपृथक भावो भूम्यादीनां गुणैर्मतः स नित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्र अनियतो गुणः। समवाय इसका अर्थ है भूमि इत्यादि द्रव्यों का गुणों से जो अपृथक भाव होता है वह नित्य है, कारण जहां द्रव्य नहीं होता वहां गुण अनियत है। समवाय यह संबंध विशेष अर्थात एक प्रकार का संबंध है, ऐसे केवल और केवल न्याय वैशेषिक ही बताते हैं। अन्य किसी ने भी इस प्रकार का संबंध वर्णन नहीं किया है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि जब हम आयुर्वेद का अर्थ करते हैं तब वैशेषिकों की पद्धति का अनुकरण करना है या नहीं करना है, क्योंकि वैशेषिक और आयुर्वेद इनमें मूलभूत भेद है। वैशेषिक जो है वह तार्किक है, उनके शास्त्र के अनुसार तर्क अथवा अनुमान यही मूल तत्वान्वेषण के लिए श्रेष्ठ प्रमाण है। तर्क से अगर श्रुति सिद्ध होती है तो वही श्रुति प्रमाण है। दूसरी तरफ आयुर्वेद जो है वह उपवेद है। उपवेद अर्थात उपमितो वेदेन, वेदों से समान। आयुर्वेद के अनुसार वेद यही आप्तागम है और यह आप्तागम ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। अन्य शास्त्रवाद अगर वेदार्थ से अनुकूल होता है तभी वह प्रमाण है। जैसे तिसरेषणीय अध्याय में कहा है यश्च अन्योपि वेदार्थात् अविपरीतः शास्त्रवादः स आप्तागमः। इसलिए आयुर्वेद का जब हम अर्थ करते हैं तब अगर श्रुति से तर्क का विरोध आता है तो वहां तर्क अप्रमाण मानना चाहिए। आयुर्वेद के समान श्रौत अर्थात मूल तत्वान्वेषण के लिए श्रुति यही श्रेष्ठ प्रमाण मानने वाले जो मीमांसक है उन्होंने तार्किकों के समवाय का खंडन किया हुआ है। कोई भी संबंध हो तो वह एक दूसरे से भिन्न पदार्थों में होता है। न्याय वैशेषिकों के अनुसार द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष यह सभी स्वतंत्र स्वतंत्र पदार्थ हैं। गुण इत्यादि पदार्थों को द्रव्यापेक्षा भिन्न अस्तित्व है और उनका द्रव्य से समवाय नाम का नित्य संबंध है। लेकिन गुणकर्मादि जो द्रव्य धर्म है उनका द्रव्य को छोड़ के स्वतंत्र रीत्या प्रत्यय तो आता ही नहीं है। दो द्रव्य स्वतंत्र रह सकते हैं परंतु गुणकर्मादि जो पदार्थ है वह स्वतंत्र रह नहीं सकते, उनका द्रव्य से तादात्म्य होता है। गुण और कर्म इनका द्रव्य से, कार्य का कारण से, जाति का व्यक्ति से तादात्म्य होता है। यह जो द्रव्य के साथ गुणों का अपृथक भाव अलग न होना अर्थात तादात्म्य यही समवाय का अर्थ है। द्रव्य यह आश्रय है और गुणादि द्रव्य धर्म यह आश्रित है। इनका अर्थ है गुणादि द्रव्य धर्म यह द्रव्य
स्वरूप है, द्रव्यात्मक है अथवा द्रव्याधीन है। जहां द्रव्य अस्तित्व में होता है वही गुणादिक अस्तित्व में रहते हैं। जहां द्रव्य का अभाव होता है वहां गुणादिकों का भी अभाव होता है। यह जो अन्वय व्यतिरेक साहचर्य है यही गुणादिकों का द्रव्याधीनत्व है। यह द्रव्याधीनता समवाय के लक्षण में नित्य इस पद से दर्शाई गई है और व्यतिरेक साहचर्य बताया है यत्र द्रव्यम न तत्र अनियतः गुणः। जहां द्रव्य का अभाव है वहां गुण का भी अभाव है। समवाय यह शब्द तादात्म्य, एकी भाव, समूह इसी अर्थ से पूर्वापार प्रचलित है। आयुर्वेद में भी सर्वत्र इसी अर्थ से उसका उपयोग हुआ है। कहीं भी संबंध विशेष इस अर्थ से नहीं आया है। इसके लिए ज्ञापक प्रमाण भी है, जैसे प्रकृति समसमवाय, विकृति विषम समवाय, यह संज्ञाएं। यहाँ समवाय तो एक ही भाव इसी अर्थ से है। पंचमहाभूत शरीरी समवाय पुरुषः, यह सुश्रुत में बताया हुआ चिकित्साधिकृत पुरुष का लक्षण। प्रसर का लक्षण करते हुए सुश्रुत ने किण्वोदक पिष्ट समवाय यह दृष्टांत दिया है। यहाँ भी समवाय शब्द एक ही भाव इसी अर्थ से प्रयुक्त है। ज्वर प्रतिषेध, अपस्मार प्रतिषेध इसमें कहा है सर्वलिंग समवाय सर्वदोष प्रकोपजे। यहाँ सभी लक्षणों का समूह यही अभिप्रेत है। समवेत इस शब्द का अर्थ भी सम्मिलित इसी प्रकार से होता है, जैसे समवेतानाम पुनर्दोषाणाम अंशांश बल विकल्पः विकल्पः, किंवा नहीं विकृति विषम समवेतानाम समुदाय प्रभाव तत्वम अध्यवसातुम शक्यम। भगवत गीता यह जो स्मृति है उसका पहला श्लोक तो सभी जानते होंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः। यहाँ भी समवेत सम्मिलित इसी अर्थ से है। समवाय पद के इस अर्थ पे आधारित द्रव्यादि के लक्षण इसके बाद बताए हैं। यत्राश्रिता कर्मगुणाः कारणम समवायियत् तद्द्रव्यम, यह द्रव्य का लक्षण है। गुण और कर्म जहां आश्रित अर्थात अधीन होते हैं और जो समवायी कारण है वह द्रव्य। समवायी तो निश्चेष्टः कारणं गुणः, यह गुण का लक्षण है। समवायी चेष्टा रहित कारण गुण होता है। संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रितम् कर्तव्यस्य क्रियाकर्म कर्म नान्यद अपेक्षते, यह कर्म का लक्षण है। द्रव्य और गुण इन दोनों के लक्षणों में समवायी इस शब्द का प्रयोग है। द्रव्य के लक्षण में समवायी यह पद ह्रस्व इकारांत है और गुण लक्षण में वह दीर्घ इकारांत है। यहाँ समवायिन यह प्रातिपदिक है। उसका नपुंसकलिंगी प्रथमा एक वचन ह्रस्व इकारांत समवायी इस प्रकार का होता है। द्रव्य लक्षण में इस पद का अन्वय नपुंसकलिंगी कारणम इस पद से होता है, अर्थात द्रव्य यह कार्य का समवायी कारण है। कार्य का कारण से तादाद में रहता है, जिस प्रकार घट का मृत्तिका से तादाद में होता है। समवायिन इस प्रातिपदिक का पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन दीर्घ इकारांत समवायी यह होता है। गुण लक्षण में इसका अन्वय पुल्लिंगी गुणः इस पद के साथ होता है। गुण तादात्म्य से द्रव्याधीन होता है। गुण निश्चेष्ट अर्थात चेष्टा रहित होता है। गुण को कारण भी कहा है। वैशेषिक मानते हैं द्रव्य अपने से भिन्न अन्य द्रव्य का आरंभ करता है, गुण अपनों से भिन्न अन्य गुणों का आरंभ करते हैं। यह वैशेषिकों का जो आरंभवाद है वह श्रुति के विपरीत है, इसलिए यह गुण कारणवाद स्वीकारार्ह नहीं है। गुणों को आरंभकत्व नहीं होता है, गुण गुणों को उत्पन्न नहीं करते हैं। गुण द्रव्याधीन रह के कारण होते हैं। कार्य यह कारण स्वरूप होता है, इसलिए कार्यगत गुण कारणगत गुणों के समान होते हैं। उद्देश्य ग्रंथ में कर्म बताते हुए प्रयत्नादि चेष्टित ऐसा कहा गया है। चेष्टा इसका अर्थ है ज्ञानेच्छा कृतिजन्य क्रिया। ज्ञान के कारण इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा के कारण कृति अथवा प्रयत्न उत्पन्न होता है। आत्मा बुद्धि के द्वारा विषयों का ग्रहण करता है और क्रिया करने के हेतु से इंद्रियों को प्रेरित करता है। इस उद्देश्य ग्रंथ से चेतन व्यक्ति के सभी कर्मों का ग्रहण होता है, लेकिन यह लक्षण करते हुए अचेतन द्रव्यगत कर्मों का लक्षण किया है, क्योंकि यह प्रकरण जो है वह भेषज इस करण के संदर्भ में है। आयुर्वेद में सभी जगह कर्म अथवा क्रिया अथवा प्रवृत्ति यह शब्द चिकित्सा इसी अर्थ से है। चिकित्सा रूप कर्म के लिए
अचेतन भेषज यह करण है, भिषक यह करता है। भिषक चिकित्सा के लिए अचेतन भेषज की योजना करता है। अचेतन द्रव्याश्रित जो कर्म होते हैं वह चेतन के प्रेरणा के कारण ही होते हैं, इसलिए उद्देश्य ग्रंथ से लक्षण ग्रंथ भिन्न नहीं है। धातु साम्य रूप कर्तव्य अथवा कार्य, इसके लिए की गई हुई क्रिया यह कर्म है। वैद्य ने जिसकी योजना की है वह भेषज द्रव्य शरीर में धातु साम्य यह कार्य उत्पन्न करता है। द्रव्य के अधीन रहते हुए जो संयोग और विभाग इनका कारण होता है, कार्य के लिए क्रिया रूप अर्थात व्यापार रूप जो होता है वह कर्म कहा जाता है। यह व्यापार जब उत्पन्न होता है तब कार्योत्पत्ति के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं करता है, अर्थात यह व्यापार कार्योत्पत्ति का साक्षात कारण रहता है। कारणगत कर्म के कारण नियत रूप से अविलंब से कार्य उत्पन्न होता है। यहाँ उद्देश्य ग्रंथ का कारण यह महाप्रकरण समाप्त होता है। कारण महाप्रकरण का उपसंहार इत्युक्तम कारणम इससे किया है और कार्य महाप्रकरण का उपक्रम किया है। इस महाप्रकरण में उद्देश्य, हेतु संग्रह, कार्य देश, कार्य योनि और क्रिया यह अवांतर प्रकरण है। चरक संहिता में कार्य इस पद की व्याख्या की है, कार्यंतु तद यस्य अभिनिवृत्तिम अभिसंधाय कर्ता प्रवर्तते। जिसकी उत्पत्ति के लिए कर्ता प्रवृत्त होता है वह कार्य होता है। धातु साम्य उत्पन्न करने के लिए आयुर्वेद प्रवृत्त हुआ है, इसलिए धातु साम्य यह कार्य है। कार्यं धातु साम्यम योज्यते, उसके लिए क्रिया अथवा चिकित्सा करना यह प्रयोजन है। धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम। विकार अर्थात धातु वैषम्य यह कार्य योनि है। उद्देश्य ग्रंथ के कार्य इस महाप्रकरण का दूसरा गौण प्रकरण है। धातुओं में वैषम्य उत्पन्न करने वाला हेतु। काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योगो मिथ्या न चाति च द्वयाश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इन तीन हेतुओं का शरीर से होने वाला मिथ्या, हीन और अति, इस प्रकार का त्रिविध योग यह शरीर और मन इन दो आश्रयों में होने वाले व्याधियों का कारण है। इस श्लोक में द्वयाश्रयाणाम इस पद से कार्य देश इस गौण प्रकरण का उपक्रम किया है। कारण महाप्रकरण में आयुर्वेद का अधिकरण इस रूप में कार्य देश का ग्रहण किया है। कार्य महाप्रकरण में धातु साम्य क्रिया के लिए अधिकरण इस प्रकार से कार्य देश फिर से बताया है, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है। आयुर्वेद का अधिकरण चेतन देह होने के कारण महाप्रकरण में शरीर, मन और आत्मा इन तीनों का ग्रहण किया है। धातु वैषम्य रूप कार्य योनि का संभव इनमें से शरीर और मन इन दो घटकों में ही होता है, इसलिए कार्य महाप्रकरण में शरीर और मन यह व्याधि के आश्रय इस स्वरूप में बताए हैं। शरीरम सत्व संज्ञंच व्याधि नाम आश्रयो मतः। आत्मा निर्विकार होने के कारण उसमें वैषम्य साम्य इसका संभव नहीं है। आत्मा धातु साम्य क्रिया का अधिकरण नहीं है, आत्मा अचिकित्स्य है, यह स्पष्ट किया है निर्विकार परस्तु आत्मा इस सूत्र से। ग्रंथ की रचना में तथा ग्रंथ का अर्थ करते हुए संगति यह भी एक प्रधान विचार है। प्रसंग संगति यह संगति का एक प्रकार है। स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम प्रसंग संगति। प्रसंग इस शब्द का अर्थ है प्राप्ति। किसी भी विषय का विवेचन करते हुए उसी संदर्भ में दूसरा कोई विषय प्राप्त अथवा उपस्थित होता है। यह जो प्राप्त विषय है वह महत्वपूर्ण होने के कारण उसकी उपेक्षा किए बिना उसका भी विवेचन किया जाता है, इसे प्रसंग संगति कहते हैं। प्रकृत, व्याधि हेतु और व्याध्याश्रय इन दो प्रकरणों के कारण आरोग्य हेतु और आरोग्याश्रय यह विषय प्राप्त होते हैं। आरोग्य प्राप्ति के लिए ही आयुर्वेद की प्रवृत्ति है, इसलिए यह विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रसंग संगति से उनका वर्णन किया है। धातु साम्य इस कार्य से सुख प्राप्ति होती है, इसलिए सुख को कार्यफल कहा जाता है। काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ इनका समयोग यह कार्यफल का हेतु है। व्याधियों का आश्रय शरीर और मन यही कार्यफल के भी आश्रय है। कार्य महाप्रकरण का चौथा गौण प्रकरण है कार्य योनि। चरक विमान स्थान में 8वें अध्याय में कहा है कार्य योनि ही धातु वैषम्यम तस्य लक्षणम विकारागमः।
परीक्षात्वस्य विकार प्रकृतेश्चैव उनातिरिक्त लिंग विशेषावेक्षणम विकारस्य च साध्यासाध्य मृदुदारुण लिंग विशेषावेक्षणम इति। धातु वैषम्य यह कार्य योनि है। उस धातु वैषम्य का लक्षण है विकार की प्राप्ति। उसकी परीक्षा दो प्रकार से की जाती है, एक विकार प्रकृति की परीक्षा और दूसरी विकार की परीक्षा। विकार प्रकृति की परीक्षा कम और अधिक विशेष लक्षणों के परीक्षण द्वारा की जाती है और विकार की परीक्षा साध्य असाध्य मृदु दारुण इन विशेष लक्षणों के परीक्षण के द्वारा की जाती है। इनमें से विकार प्रकृति का उद्देश्य अगले श्लोक में किया है। वायु पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोष संग्रहः मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च। वायु पित्त कफ यह शरीर का धारण करते हैं, इसलिए उन्हें धातु यही संज्ञा है। धातुओं में वैषम्य उत्पन्न होता है तभी उनको विकार कहा जाता है। वायु पित्त और कफ यह बाह्य हेतुओं से स्वतंत्र रूप में दूषित होते हैं और अन्य धातुओं को दूषित कर सकते हैं। यह उनका विशेष सामर्थ्य है, इसलिए उनको दोष यह संज्ञा दी जाती है। इसलिए श्लोक में उन्हें धातु संग्रह ना कहते हुए दोष संग्रह कहा है। जिनमें वैषम्य हो सकता है उन्हें ही विकार प्रकृति कहा जा सकता है। इसी हेतु से सत्व रजतम यह जो मन का धारण करने वाले तीन घटक हैं, उनमें से रज और तम इन दोनों का ही श्लोक में ग्रहण किया है। सत्व का स्वभाव केवल धातु है, उसमें वैषम्य नहीं होता है। कार्य महाप्रकरण का 5वां गौण प्रकरण है क्रिया। यह क्रिया उद्देश्य रूप में अगले श्लोक में बताई है। प्रशाम्य के औषधे पूर्व दैव युक्ति व्यपाशय ही मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। पूर्व अर्थात प्रथम श्लोक में जो प्रथम बताया है वह अर्थात शारीर दोष संग्रह, उसकी चिकित्सा दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय औषध से होती है। मानस दोष संग्रह की चिकित्सा ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि इनसे होती है। धातु वैषम्य इस कार्य योनि की परीक्षा विकार प्रकृति लिंग विशेष और विकार लिंग विशेष इनसे की जाती है, ऐसे बताया है। विकार प्रकृति लिंग विशेष से परीक्षा करने के लिए विकार की प्रकृति अर्थात उपादान जो होते हैं वातादि धातु अथवा दोष, उनके परीक्षा योग्य गुण संक्षेप से आगे बताए हैं। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोथ विशदक्षरः मारुतः सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णं च द्रवमम्लं सरंकटु पित्तम गुरुशीत मृदुस्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिलाः श्लेष्मणः गुणाः। इस परीक्षण के सहायता से ह्रास हेतु भेषज की प्रवृत्ति की जा सकती है। इसलिए संक्षिप्त रूप में क्रिया बताई है विपरीत गुणै द्रव्यैहि संप्रशाम्यति। इन द्रव्यों की उपकल्पना अगले श्लोक में बताई है। विपरीत गुणैर्देश मात्रा कालोपपादितैहि भेषजैर्विनिवर्तन्ते विकाराः। द्रव्य देश मात्रा काल इनके सापेक्ष योग्य औषध सिद्धि करना इसे उपकल्पना अथवा विधि ऐसी संज्ञा है। इस प्रकार के औषध से साध्य विकारों का विनिवर्तन होता है। इसलिए विकारों के लिंग विशेष अर्थात साध्यासाध्यत्व जानते हुए भेषज की योजना करना आवश्यक है, क्योंकि असाध्य व्याधियों की चिकित्सा नहीं बताई है। साधनम न तो असाध्यानाम व्याधीनाम उपदिश्यते। यहाँ कार्य महाप्रकरण समाप्त हुआ। इस प्रकार चरक प्रति संस्कृत अग्निवेश तंत्र का कार्य कारणात्मक उद्देश्य पूर्ण हुआ है। इसके बाद इस उद्देश्य का विधान पूरे तंत्र में किया है। इसी प्रकार के वीडियोस लेके फिर से आ जाऊंगी। अगले वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी अगर कोई सूचना हो, प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी है amruta.kratu@gmail.com। धन्यवाद।